Good morning to all. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Beta, today we will discuss hydrides. Hydrides are of three types. तीन टाइप के hydrides है अपने पास. Ionic और saline hydrides. कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. Metallic और interstitial hydrides. Metallic और interstitial hydrides. Third is कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स. देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है आयनिक हाइड्राइड्स. दीज आर फॉर्म्ड विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. Formed between group 1 and group 2 elements. किसके बीच में बनते हैं बेटा ये ग्रुप 1 और Group 2 element. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. देखो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में LiH, NaH, KH, RBH, CSH, और ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बेटा. देखो LiH में दोनों छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा स्टेबल होंगे. सेकेंड ग्रुप में BH2, MgH2, CH2, SrH2, BH2, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा. मतलब डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ये कह सकते हैं हम कि ये हाइड्राइड्स की H देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, हेंस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस. डाउनवर्ड्स stability of group 1 and group 2, that is ionic hydrides की. Downwards stability of group 1 and group 2, that is ionic hydrides, stability downwards decreases. स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स क्या होगी बेटा? डिक्रीजेस. नीचे की तरफ उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो वी कैन से देयर रिड्यूसिंग पावर Sir, increases. बेटा रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी इनकी. Yes, sir. देखो इन हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो मैंने उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज में बताया था बेटा. जैसे मान लो MH टाइप की हाइड्राइड है तो इससे आपके पास बनेगा M प्लस प्लस H माइनस. तो M प्लस कहाँ जाएगा बेटा? कैथोड पे, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में रिड्यूस हो जाएगा? मेटल में. और H माइनस कहाँ पे जाएगा? एनोड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा बेटा. ओके. इसी तरीके से सेकंड ग्रुप का हो जाएगा. सेकंड ग्रुप में बस M2 प्लस होंगे. M2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में रिड्यूस हो जाएंगे? मेटल में. यहाँ पे M कौन है? यहाँ पे M कैन बी इक्वल टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा. बेटा समझ गए बात? बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर.
ये इलेक्ट्रोलाइसिस। Yes, sir. अब देखो रेड्यूसिंग एजेंट, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो NaH की। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या CO2 ले लो, तो इनको कन्वर्ट करा देगा HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। SiCl4 की NaH के साथ करा दो बेटा, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट है। तो SiCl4 इसको किस में बदल देगा? SiH4 प्लस NaCl, इसको बोलेंगे बेटा सिलिकन की हाइड्राइड, सिलेन बनवा देगा ये, सिलेन। बेटा समझ गए बात? Yes, sir. LiH प्लस Al2Cl6, इससे बनवा देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो सब में हाइड्रोजन जुड़वा रहे हैं ना बेटा इनके ऊपर। Yes, sir. उसके बाद देखो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की NaH के साथ रिएक्शन करा दो, तो इसमें बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड प्लस B2H6 डाइबोरेन। तो देखो BF3 का रिडक्शन करा दिया इसमें। B2H6 डाइबोरेन की NaH के साथ, तो इससे बनवा देगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटा ये इनकी आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स, समझ गए क्या बात? Yes, sir. बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स में? No, sir. अरे बोलो समझ में आई या नहीं आई सबको? स्ट्रक्चर ऑफ MH टाइप, NaCl को हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। MH टाइप जो होगा बेटा वो रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होगा। जो MH टाइप की हाइड्राइड्स होंगी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर। MH टाइप हाइड्राइड्स दे हैव रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा इनका। इन हाइड्राइड्स में पानी डाल दो बेटा, पानी डालोगे तो देखो वेरी प्योर हाइड्रोजन बनाई थी हमने कल परसों रिएक्शन करा के इसकी NaH के साथ, तो क्या बन रहा था उसमें? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस CaH2 ले लो, कैल्शियम हाइड्राइड, CaOH ऑल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा कुछ बोलना चाह रहा है कोई? उसके बाद देखो सेकंड मेटेलिक और देख बेटा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होंगी? ये मेटल एटम्स के साथ बनेंगी, इनके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के अंदर। समझ के बाद मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स दीज आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्या बोलेंगे हम इनको? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है जैसे देखो बेटा सोडियम, एक सोडियम को एक हाइड्रोजन चाहिए था ना उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए,
तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन द मेटल लैटिस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोक्योमेट्री और अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कंपाउंड। नॉन स्टोक्योमेट्री का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन द लैटिस आर नॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन द लैटिस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोक्योमेट्री। जो हाइड्रोजन्स होंगे बेटा लैटिस के अंदर वो स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ओके, तो लैटिस क्या होता है? लैटिस का मतलब होता है बेटा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेटा कौन पूछ रहा था, समझ गए? Yes, sir. कौन पूछ रहा था? तरीका। क्या बेटा? सर ये लैटिस, हाँ देवेंद्र क्या कह रहे हैं? सर ये लैटिस एनर्जी वाली लैटिस है ना सर? हाँ बेटा, लैटिस का मतलब नहीं, लैटिस एनर्जी का मतलब है अरेंजमेंट खाली जगह में। जैसे तुम्हारे पास मकान बन गया एक, तो मकान किससे मिल के बना है? ईंटों से। तो वो ईंटों का 3 डायमेंशनल लैटिस हो गया एक मकान। तो मकान की शेप रेक्टेंगुलर, हेक्सागन, ऑक्टागन, अलग अलग शेप में हो सकती है, नहीं हो सकती? यस सर। तो उसको बोलते हैं लैटिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मेटल इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन और मेटल के बीच में बेटा कोई बॉन्ड नहीं होगा। देखो जैसे मकान जब हम बनाते हैं तो ईंटों से मिला के बना रहे हैं, तो ईंटों के बीच में बेटा गैप हो जाते हैं ना, जिसके अंदर मसाला भरते हैं हम। Yes, sir. और Yes, मसाला sir. भरने के बाद भी गैप बच जाते हैं बेटा कहीं कहीं। तो वो जो गैप्स बचते हैं, ऐसे मेटल लैटिस के अंदर भी गैप होते हैं। मतलब मेटल के एटम्स को हम एटम्स को कैसे मानते हैं? स्फेरिकल इन शेप। तो कोई भी जो मेटल का लैटिस होता है वो 100% एटम्स की पैकिंग नहीं होती उसके अंदर। इन मेटल लैटिस सर ये नो बॉन्ड बिटवीन एच क्या लिखा है इसके आगे? नो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मेटल। हाइड्रोजन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है बेटा। इन मेटल लैटिस पैकिंग एफिशिएंसी इज नॉट 100%। सो इन द गैप्स उन गैप्स के अंदर हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्यूपाइड। उनके अंदर कौन ऑक्यूपाई हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई हो जाएगी, गेट्स ऑक्यूपाइड इनटू द इंटरसाइड्स। जो गैप है उनके बीच में, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? इनटू द इंटरसाइड्स। इंटरसाइड। दैट इज व्हाई दीज हाइड्राइड्स That is why these hydrides are known as non-stoichiometric hydrides, non-stoichiometric और interstitial। समझ गए बेटा हम क्या बोलेंगे इनको? नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलेंगे इनको हम। ओके, यस सर। देखो फॉर एग्जांपल VH 0.56। तो देखो ये कोई ऐसा कंपाउंड सुना है तुमने कभी? देखो वेनेडियम का V है और हाइड्रोजन का 0.56। ये NCERT की बुक में भी गिवन है तुम्हारे पास। जैसे LaH 2.87 लैंथनम के साथ, YB यटरबियम का H 2.55। Ni के अंदर फिक्स नहीं होता, 0.6 से लेके 0.7 तक NiH।
PDH 0.6 to 0.8, टाइटेनियम हाइड्राइड, टाइटेनियम 1.5 भी हो सकता है, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.8 भी हो सकता है इसमें। बेटा इनमें क्या देख रहे हो, देखो तुम ZRH, ये तुम्हारे को याद नहीं रखना है, ये बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं है ना बेटा। सर ये BH और YFH2 सर ये क्या है? ये बेटा Y भी तो यटर्बियम है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है। VH V है वेनेडियम, ये वेनेडियम की हाइड्राइड है। VH क्या है यहाँ पे? वेनेडियम, ये है यटर्बियम। Ni निकल, PD पैलेडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, Zr है जिरकोनियम। बेटा देखो इनमें सब ये देख रहे हो ना कि जो हाइड्रोजन का रेशियो है, हाइड्रोजन रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक, और क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं सबको? यस सर। दैट इज वाई दीज आर नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब देखो एक इसमें खास बात, ग्रुप 7, 8, 9 के जो एलिमेंट हैं दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ही नहीं बनाते क्योंकि उनके लैटिस के बीच में गैप कम होता है। ग्रुप 7, 8, 9 दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, नोन एज हाइड्राइड गैप। क्या बनाएंगे बेटा वो? हाइड्राइड गैप क्रिएट कर देंगे। सर हाइड्राइड बेटा बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर। ग्रुप 7, 8, 9 कोई भी हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे कोई भी हाइड्राइड्स? क्योंकि उनके अंदर उनके जो लैटिस के बीच में गैप्स क्या होते हैं? हाइड्राइड गैप्स होते हैं सर। नहीं बेटा हाइड्राइड गैप नहीं, उनके लैटिस के बीच में गैप कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन एक्यूमुलेट नहीं हो सकता उनके बीच में। फिर जिसके अंदर ज्यादा होते हैं वही बना सकते हैं। हाँ, औरों में ज़्यादा होते हैं गैप, इसलिए हाइड्रोजन धंस जाता है उनके बीच में। बिकॉज गैप्स आर नॉट सफिशिएंट। गैप्स आर नॉट सफिशिएंट इन द मेटल लैटिस। बेटा जब कोई मिस्त्री ईंटों के बीच में गैप ही नहीं छोड़ेगा तो उसके अंदर कुछ भर पाओगे क्या तुम? पूरा मसाला भर देगा तुम? नो सर। बेटा नहीं भर पाओगे ना? नो सर। समझ गए क्या बात? यस सर। यस सर। हाँ नहीं, गैप केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल के लैटिस में ही होता है। जैसे तुम लोहा देखते हो ना डे टू डे लाइफ में अपनी, तो तुम्हारे को तो वो लोहा सॉलिड लगता है पूरा, तुम्हारे को तो ऐसे लगता है कि उसके बीच में गैप ही नहीं है कहीं भी, लगता है ना बेटा ऐसे? यस सर। लेकिन उसके बीच में गैप होते हैं बेटा ऐसे, जैसे निकल है, टाइटेनियम है, ये जिरकोनियम है, इनके बीच में गैप्स होते हैं। उनके गैप के बीच में कौन फंस जाएगा जाके? हाइड्रोजन। तो और वो हाइड्रोजन फंसेगा केवल जाके, बॉन्ड नहीं बनाएगा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि बिना बॉन्ड के एग्जिस्ट करेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ओके यस सर। और इस हाइड्रोजन के इनके अंदर एक्यूमुलेट होने की प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। दिस accumulation of hydrogen into metal lattice मेटेलिक लैटिस में एक्यूमुलेशन होने को बोलते हैं, इज नोन एज
ऑक्लूजन क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द मेटेलिक लैटिस इज नोन एज ऑक्लूजन। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। एक्यूमुलेशन ऑफ Yes, हाइड्रोजन sir. इनटू द मेटल लैटिस इज नोन एज ऑक्लूजन। और देखो सबसे ज़्यादा ऑक्लूजन सबसे ज़्यादा होता है कोलोइडल पैलेडियम के अंदर, फिर उसके बाद पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, निकल, ये ऑर्डर होता है, ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्लूजन है बेटा हाइड्रोजन का। अब जैसे पिछले ग्रुप में हमने पिछली हाइड्राइड्स में लिखा था, आयनिक हाइड्राइड्स में, कि उनका लैटिस जो है उनके जैसे होगा, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें लैटिस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स लैटिस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल के जैसे होगा बेटा उनका लैटिस, एक्सेप्ट देखो बेटा, एक्सेप्ट ऐसे याद रखना है, पड़ोसी के एसी नहीं। देखो पड़ोसी के एसी नहीं, समझ गए क्या बोला मैंने? यस सर। मतलब पड़ोसी के एसी नहीं, इनके अलावा सभी एलिमेंट्स का जो लैटिस होगा वो कैसा होगा? Similar. बेटा कैसा होगा? इनके अलावा जिनका भी लैटिस होगा वो पड़ोसी के एसी नहीं का Same होगा. सर सेम, सेम। मतलब इनका ही अलग होगा, बाकी सबका क्या होगा? सेम होगा। ओके, यस सर। याद रह जाएगा क्या यस सर। जी? ये जो पड़ोसी के एसी नहीं बोला मैंने, इसका कैसा होगा लैटिस? Different. बेटा बोलो सर वो कैसा होगा? सबसे डिफरेंट होगा। इनका लैटिस डिफरेंट होगा, बाकी सबका क्या होगा लैटिस? ऑलमोस्ट सर Similar. सेम होगा। बाकी सबका सेम होगा। ओके, यस सर। देखो उसके बाद these hydrides जब बेटा इनके गैप में जाके हाइड्रोजन फंसा है तो गर्म करा के हाइड्रोजन को बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई बॉन्ड तो बनाया ही नहीं। तो हाइड्रोजन को क्या है, स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। समझ गए बात? यस सर। अरे बोलो, these hydrides are useful in यस These are useful in storage of hydrogen. These are useful in storage of hydrogen. हाइड्रोजन को स्टोरेज करने में यूजफुल होते हैं ये, मतलब दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सर हाइड्रोजन को स्टोर करना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्या बोला? सर अभी आप बोल रहे थे ना कि हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल होता है, क्यों होता है सर? क्या बेटा? सर हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल क्यों होता है? बेटा हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बहुत लाइट गैस है। समझ गए? जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है तो अपने रूम टेम्परेचर के ऊपर तो आग लग जाएगी इसके। यस। इसलिए इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन के एनर्जी सोर्स भी होता है ये हाइड्राइड्स। उसके बाद थर्ड,
मोलिकुलर बेटा मोलिकुलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स, मोलिकुलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स, these are formed between हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स के बीच में बनती हैं और एंड दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 टाइप की होती हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, SiH4, GeH4 एटसेट्रा। बेटा देखो इसमें पूरा ऑक्टेट है या नहीं है? कार्बन के 4 शेयर करके 8 कर लेता है ना पूरे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स in which octet of central atom is incomplete. जिसमें octet of central atom is जिसमें बेटा सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। In which octet of central atom is incomplete, electron deficient hydride. Okay. For Yes, example, sir. BS3, ALS3, GAS3, INH3 etc. इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा सेंट्रल एटम। और ये हाइड्राइड्स क्या होंगी जिनमें विच कंटेन्स जिन हाइड्राइड्स के अंदर बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड्स। ओके यस सर। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। देखो ये कौन कौन सी होंगी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स? देखो ये तो ग्रुप 13 की थी सारी और ये किसकी है? ग्रुप 14। अब देखो 15 की जो बनेंगी 15, 16, 17 की हाइड्राइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? सारी इलेक्ट्रॉन रिच। ग्रुप 15, 16 एंड 17 हाइड्राइड्स। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, देखो अमोनिया पे एक लोन पेयर होती है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होगी, HF में फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होगी। तो इनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। बेटा बोलो सबको समझ में आया नहीं आया कंसेप्ट? अरे समझ गए क्या? यस क्या समझे? यस। क्या समझे बेटा? 3 टाइप की हाइड्राइड्स होगी। कौन कौन सी होगी 3 टाइप की हाइड्राइड्स?
एसिडिक और सलाइड, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। SnH4 कौन सी हाइड्राइड होगी बताओ बेटा? बेटा बताओ SnH4 कौन सी होगी? अरे SN काशी गए शंकर प्रभु बेटा, ग्रुप 14 में नहीं आ रही। देखो यहाँ पे नहीं लिख सकते SnH4, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होगी। अब देखो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट, NH3HF or H2O, due to their small size of the central atom, due to the small size of the central atom, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। इसलिए मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया था, इसलिए फोन जो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉर्म्स, हाइड्रोजन फॉर्म्स, इनकी छोटी साइज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बिकॉज ऑफ high electron density, they forms हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे बेटा ये। बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते ना इनके अलावा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे समझ गए क्या बात? यस देखो, सर। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे इनको, जैसे Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो तो इससे बन जाएगा CaOH ऑल ट्वाइस प्लस PH3। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या बन जाएगा? MgOH ऑल ट्वाइस प्लस NH3। SiCl4 की सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दो, SiH4 प्लस NaCl एटसेट्रा। ऐसे ही ना हाइड्राइड्स को बनाएंगे बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, बहुत आसान है, जिसको तुम सब लोग जानते हो, वाटर H2O। H2O को क्या बोलते हैं बेटा हम? वाटर। समझ गए? तो इस दुनिया में बेटा सबसे ज़्यादा अपनी अर्थ के ऊपर, अर्थ पे ही पाया जाता है ना वाटर, या और प्लैनेट्स के ऊपर भी ढूंढ के आओगे बेटा? अर्थ पे ही मिलता है ना पानी। यस सर। और अर्थ के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का सोर्स सबसे ज़्यादा ओशन होता है शायद, यस और नो? यस सर। ओशन के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, ओशन में पानी। ओशन के बाद किस में होता है? जो बीच बीच में खारे पानी की झीलें होती है ना, जिनसे नमक बनाया जाता है। जैसे राजस्थान में सांबर झील है, जम्मू कश्मीर में पेंगोंग लेक है, लेह लद्दाख में है ना बहुत सारी झीलें। यस सर। बेटा ये झील किस चीज को इंडिकेट करती हैं बताओ? सर सोल्टी वाटर को। अरे ये तो जनरल क्वेश्चन है बेटा, जीके का। बेटा बताओ ये झील, जैसे राजस्थान में सांबर झील किस बात को इंडिकेट करती है? अरे बोलो।
सांबर झील राजस्थान में ये इंडिकेट करती है टेथिस सागर। बेटा ये जो रेगिस्तान में बालू मिट्टी है तो ये पहले ये दिखाता है कि यहाँ पे समुद्र था पहले किसी जन्म में, जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, जब समुद्र था यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे इवोल्यूशन होता है तो धरती उलट पलट हो जाती है ना, तो धरती उलट पलट हो जाती है तो कहीं समुद्र की जगह पे पानी आ जाता है, पानी की जगह पे ये समुद्र की जगह पे मिट्टी, मिट्टी की जगह पे समुद्र, कहीं पहाड़, कहीं ये सब उल्टा सीधा हो जाता है पूरा। और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। बेटे जब अर्थ के ऊपर ज्यादा रैंडमनेस बढ़ जाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो धरती उलट पलट हो जाएगी पूरी। तो उसमें क्या होता है, जहाँ कहीं पहाड़ है वहाँ पर कहीं पे ओशन आ जाएगा, फिर दोबारा से लाइफ का एग्जिस्टेंस होगा वहाँ पे। तो ये सारी अपन एक लॉ पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे तुम कहोगे सर लोहे की कुर्सी खरीद के लाए थे हम, तो अब उसके जंग लग गया, तो जंग लग गया तो वो खराब हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो कभी जब इवोल्यूशन होगा दोबारा से, यहाँ पे लाइफ दोबारा से सेट होगी, तो वो मिट्टी में मिल गई, तो वहाँ से वो मिट्टी में ऐसे लोहा धीरे धीरे और उसकी फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। यस और नो? तो इंसान अपने मन में खुश हो सकता है कि मैंने नया काम कर दिया, वो सारा काम फिर वैसे के वैसे हो जाएगा भगवान के अंडर में। बेटा मान रहे हो नहीं मान रहे मेरी बात को? इसको यस सर। यस सर। देखो ये रियलिटी है, राजस्थान के अंदर है ना सांबर झील, यस सर। तो ये जो सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये डेजर्ट बेटा इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि पहले यहाँ पे समुद्र था, फिर उस समुद्र का पानी कोई पी गया, तो वो पानी पी गया तो वो क्या बन गया? डेजर्ट बन गया वहाँ पे। अब इस समुद्र का पानी कोई पी जाएगा तो वहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा। देखो वाटर सबसे ज्यादा बेटा होता है समुद्र में, समुद्र के बाद किस में होता है? खारे पानी की झीलों में, फिर ग्लेशियर में और फिर ग्राउंड वाटर। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है बस, यहाँ तक ध्यान होना चाहिए तुम्हारे। सबसे ज्यादा समुद्र में, फिर सलाइन लेक में, और सलाइन लेक के बाद ग्लेशियर में, ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हम काम में लेते हैं ना पीने के लिए। सर इतना पानी किसने पिया होगा? क्या बेटा? सर आप ये बोल रहे हैं ना कि कितना पानी पी लिया, किसने पिया होगा? बेटा मैं तो मजाक कर रहा हूँ कविता, तू सीरियसली ले गई है उसको? बेटा वो तो कविता क्या होता है, इवोल्यूशन होता है ना। जैसे धरती के ऊपर क्या होता है, कोई भी जो सिस्टम है ना, वो डिस्टर्बेंस, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा बियर नहीं कर सकता। देखो इंसान की बॉडी में ज्यादा डिस्टर्बेंस होने लग जाए तो होता है तो मर जाता है फिर वो इंसान किसी न किसी बीमारी से। यस और नो? बेटा पहाड़ों के अंदर हम सुरंग बना रहे हैं, पहाड़ों को फोड़ रहे हैं, वहां पे तो डिवास्टेशन होता है ना, फ्लडिंग आती है। पहाड़ों के अंदर हमने डैम बना दिए, जैसे अभी एक सबसे ऊंचा डैम कहाँ पे है इंडिया में बताओ? अरे एसएसटी नहीं पढ़ी क्या? बेटा पहले तो भाखड़ा नांगल सुना है तुमने? भाखड़ा नांगल? यस सर। और अब भाखड़ा नांगल से भी ऊंचा बना दिया कौन सा डैम? टिहरी डैम सुना है? भागीरथी नदी के ऊपर। यस सर। उत्तराखंड में केदारनाथ जाते जब आता है टिहरी डैम, तो वो डैम जब पहाड़ों के अंदर बना दिया, तो पहाड़ वैसे हाइट के ऊपर डैम बना दिया तो बादल बन जाते हैं वहाँ पे। बादल एकदम से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे फिर बादल फट जाता है, तो इसलिए फ्लडिंग होती है, फिर पहाड़ों के अंदर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो ऐसे डिवास्टेशन, बाढ़ का ये आना यही कारण है। यस और नो? डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, साइकिल बदल रही है। अब देखो ऐसे कह रहे हैं कि अमेरिका में कभी भी गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन अब अमेरिका में, मैक्सिको में, कैलिफोर्निया में जंगलों की आग लग रही है 2 साल से। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अगल बगल में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आग लग रही है, न्यूजीलैंड के ऊपर सितंबर में बर्फ पड़ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? दीज आर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंट साइकिल। और वो एनवायरमेंट की साइकिल बदल गई डिस्टर्बेंस की वजह से। कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन होल डिप्लीशन, एसिड रेन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यस और नो?
तो कुछ स्पेसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो ऐसे पूरी लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगी यहाँ पे। समझ गए क्या? अपन ऐसे कह रहे हैं कि लोग कहते हैं पानी बचाओ, पानी बचा के पानी जा कहाँ रहा है? देखो पानी है तो यही एनवायरनमेंट में ही ना। तुमने पानी को काम लिया तो वो फिर वापस से ग्राउंड वाटर में चला गया, बादल बन के कहीं ज़्यादा बरस गया, कहीं बिल्कुल नहीं बरसा। तो जहाँ ज़्यादा बरस गया तो वहाँ पे फ्लडिंग होगी, फ्लड वाला पानी सारा कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। तो कहीं ये थोड़ी है कि बर्बाद हुआ है, तो इस दुनिया में ही ना इतना क्या इतना ही। यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो वाटर, Yes, बेटा वाटर की प्रॉपर्टीज बताओ तुम खुद ही। तुम बताओ, मैं तो देख रहा हूँ, तुम बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा। वाटर कैसा होता है? रंग होता है वाटर का वही, नो सर। कलरलेस। कोई स्मेल आती है वाटर में? अब ये मत कहना सर हमारे नल में तो स्मेल आती है, तो वो अलग इम्प्योरिटी की वजह से आएगी, प्योर वाटर में नहीं आएगी। ऑर्डरलेस। बेटा पानी में टेस्ट आता है? अब ऐसे मत कहना सर हमारे तो आरओ के पानी में टेस्ट आता है बहुत अच्छा। वाटर में बेटा कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। बेटा वो टेस्ट आता है सोल्ट्स की वजह से। समझ गए क्या? यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। बेटा बोलो कोई डाउट है तो इसमें। और फिर वाटर को हम ये कह सकते हैं वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस अपनी ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स के अंदर वाटर ही काम में लिया जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन लार्ज नंबर ऑफ, किस किस में काम में लिया जाता है बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट? लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स एटसेट्रा, उनके अंदर वाटर ही होता है। ओके, फिर ये 4th चैप्टर पढ़ा था बेटा। वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर होता है, नॉन पोलर? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल। और एक होता है बेटा D2O। D2O को क्या बोलते हैं हम? D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। कैसा वाटर होता है D2O? हैवी वाटर। हैवी वाटर, ठीक है। अब ये जो हैवी वाटर और इनके अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? जैसे एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है? वाटर का ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुना है क्या तुमने? देखो एनसीईआरटी की बुक में तुम्हारे को एक टेबल मिलेगी, उसके अंदर वाटर की और D2O की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रखा है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखना तुम कि सभी प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मॉलिक्यूलर मास, ये बेटा किसके ज़्यादा होते हैं? विस्कोसिटी ऑफ D2O इज ग्रेटर देन H2O। हैवी वाटर की, वाटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसमें बस दो ही प्रॉपर्टीज़ है, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक कंडक्टिविटी। क्या क्या होती है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कंडक्टिविटी वाटर की किससे ज़्यादा होती है? D2O से। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी ऑफ D2O is less than H2O।
बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा होंगी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है उसको वेपर्स में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट, और फ्यूजन का मतलब उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। मोलिकुलर वेट D2O का ज़्यादा, विस्कोसिटी गाढ़ापन D2O में ज़्यादा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा होंगी? D2O की। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो बेटा, वाटर का स्ट्रक्चर और शेप, दो लोन पेयर होती है वाटर के ऊपर, तो कैसी बोलते हैं हम इसको? बेंट और सर वी शेप। वाटर को क्या बोलेंगे बेटा? बेंट और सर वी शेप। बेंट और वी शेप बोलेंगे वाटर की शेप को, ठीक है। और इसमें जो एंगल होता है 104.5 डिग्री का एंगल होगा बेटा इसके अंदर वाटर में। बेंट और वी शेप। पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब देखो सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन, और इसके अंदर हम इसके एम्फोटेरिक नेचर को भी शो करते हैं बेटा। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करता है। देखो वाटर है तो वाटर टूट जाता है किसके अंदर? H++ OH- के साथ ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है बेटा वाटर। H++ OH-, तो H+ दे रहा है तो H+ का देना मतलब उसके कौन से बिहेवियर को शो करता है? एसिड, और OH- का देना उसके बेसिक बिहेवियर को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3O+ + OH-, क्योंकि ये H+ अनस्टेबल होते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयंस। बेटा समझ गए बात? यस सर। अब उसके बाद देखो हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग ऑफ a substance ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस को बेटा वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलाइसिस। ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। देखो कोई भी सब्सटेंस है जैसे Ca3P2 ही है, अभी इसका कराया था हमने वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा इसमें? उसके रेस्पेक्टिव CaOH प्लस PS3, ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस। अमोनियम एसिटेट सोल्ट है ये, पानी ऐड करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव एसिड बेस बनवा देगा CH3COH। एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा? यस सर। सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस Na++OH-। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट हमेशा किसकी फॉर्म में रहेगा बेटा? उसके आयंस की फॉर्म में रहेगा। और वीक पार्ट जो होता है, वीकर पार्ट कोई सा भी हो, उसका क्या हो जाएगा?
हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. यस सर। जैसे कोई भी ऑक्साइड है, NO2 ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, बताओ? NaOH. क्या बेटा? HNO3 बन जाएगा ना, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड की एनहाइड्राइड होगी इसके अंदर। बेटा नहीं समझे बात? Yes, sir. देखो, सेकंड, थर्ड, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। देखो जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा बनाएगा NH4OH। तो यहाँ पे अमोनिया को ये H+ दे रहा है, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड। और अमोनिया क्या हो गया? बेस। HCl की वाटर के साथ कराएंगे तो ये वाटर H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl- बनाएगा। तो ये एसिड है, तो वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है इसमें? बेस की तरह। तो एम्फोटेरिक नेचर हुआ या नहीं हुआ? बेटा समझ गए क्या? Yes. यस सर। हाइड्रेट फॉर्मेशन। देखो हाइड्रेट्स अपने पास 3 टाइप के होंगे। कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर और कोऑर्डिनेटेड इंटरस्टिशियल वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। देखो बेटा, कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या होगा? इसमें वाटर इज हेल्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, देखो CrH2O6 3 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द इंटरसाइड्स। वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द इंटरसाइड्स ऑफ लैटिस। लैटिस के इंटरसाइड्स में होगा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल BaCl2, BaCl2.2H2O, BaCl2.2H2O, इसको इंटरस्टिशियल वाटर बोलेंगे बेटा हम। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द लैटिस बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे तुमने एक एग्जांपल देखा होगा कॉपर सल्फेट .5H2O कि इसमें पढ़ा होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसके अंदर। तो इसमें 4 वाटर तो होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, और 1 वाटर का मॉलिक्यूल कैसे हेल्ड होता है बेटा? बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी कुछ रिडॉक्स रिएक्शन से बेटा, वो टाइम ओवर हो गया आज, वो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके ओके बेटा, थैंक यू, यू मे लीव। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।